हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का लर्निंग पाठशाला मैथ्स पर। मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास लेकर के आया हूं। मैंने आप लोगों को पिछली दो क्लासों में, पहली क्लास में मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा दिया था, ठीक है, कि नंबर्स की उत्पत्ति कैसी हुई, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी क्लास में पढ़ा दिया था, ठीक है। दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया कि कुछ डेफिनेशंस पढ़ा दी थी, ठीक है, कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में अंतर क्या होता है, और काफ़ी सारे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। अब इस क्लास में हम लोग कुछ और अच्छे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, कुछ और अच्छी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं जो कि कई जगह कोचिंग में बताई नहीं जाती हैं। लोग मिस कर देते हैं, क्वेश्चन को छुड़वा देते हैं ये परिभाषाओं को, जिससे कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो वही कुछ है कि हम लोगों से जैसे पूछ लिया जाता है कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, या फिर कभी पूछ लिया जाता है कि रिलेटिवली प्राइम किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने प्राइम नंबर सुना। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, वो संख्या जिनके दो फैक्टर होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो संख्याएं खुद से कटे या फिर एक से कटे, या एक से कटे या स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब सह अभाज्य संख्या, ठीक है। या फिर कभी कभी कहीं कहीं पर लिखा दिया होता है कि रिलेटिवली प्राइम किसे कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम। तो दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF 1 होता है। अब HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आप लोग समझ लेंगे, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF 1 होता है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वे संख्याएं जरूरी नहीं कि वो प्राइम ही हो, ठीक। यहाँ पर भले ही को प्राइम नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों संख्याएं प्राइम नंबर हों, ठीक है। दोनों कंपोजिट भी हो सकती हैं, या एक कंपोजिट या एक प्राइम हो सकती है, या फिर दोनों प्राइम हो सकती हैं। तो इसमें हमें कोई भी नंबर हो, हमसे इससे लेना देना नहीं है। बस कंडीशन क्या है कि कंडीशन बस ये है कि उनका दोनों का HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 का मतलब कि अगर वो दोनों संख्याएं लिखी गई हैं तो उनमें केवल और केवल एक कॉमन हो, एक के अलावा वो उन दोनों संख्याओं में कोई भी ऐसी कोई संख्या कॉमन ना हो। हाईएस्ट का मतलब अधिकतम संख्या अगर कॉमन हो तो सिर्फ एक कॉमन हो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लें, जैसे 3,5, तो 3,5, तो 3 में और 5 में कोई संख्या कॉमन है? कोई संख्या कॉमन नहीं है। लेकिन है क्या? सबसे छोटी संख्या कॉमन है, तो सिर्फ एक कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 3 का भी फैक्टर 1 होता है और 5 का भी फैक्टर 1 होता है, ठीक। अब जैसे 8, 9, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दोनों प्राइम नंबर दिए हुए थे, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर का जोड़ा था, तो उनको भी हम को प्राइम कह सकते हैं। बस हमें कंडीशन क्या देखनी है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा 8, 9, तो यहाँ पर 8 भी प्राइम नहीं है और 9 भी प्राइम नहीं है। 8 क्या है? कंपोजिट नंबर। 9 क्या है? कंपोजिट नंबर। तो दोनों कंपोजिट नंबर्स का पेयर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि दोनों का HCF 1 जरूर है, क्योंकि यहाँ पर भी एक के अलावा ऐसी कोई संख्या कॉमन नहीं है दोनों में कि दोनों संख्या में कॉमन हो। जैसे 8 का फैक्टर क्या होता है? 8 का फैक्टर होता है 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। और 9 का क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है और 9 होता है। तो इन दोनों संख्याओं में सिर्फ एक कॉमन है, बाकी ऐसी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो इन दोनों को भी हम को प्राइम कहेंगे। अब जैसे 5,7, तो 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो इनमें भी एक केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। दोनों में कॉमन केवल एक है, बाकी वो ऐसी कोई संख्या भी कॉमन नहीं है। अब जैसे 8, 15, तो 8 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। 15 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। दोनों कंपोजिट नंबर का जोड़ा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसको भी को प्राइम कह सकते हैं। लेकिन को प्राइम के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब दोनों में एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, बाकी इन दोनों संख्याओं में ऐसी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है कि दोनों संख्याओं को काट दे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए और देख सकते हैं, हम लोगों ने देखा कि दोनों प्राइम हो सकती हैं, दोनों कंपोजिट हो सकती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है 8, 7, ठीक है। तो 8 क्या है? कंपोजिट नंबर। 7 क्या है? प्राइम नंबर। लेकिन दोनों में HCF 1 है, तो इसको भी हम लोग को प्राइम नंबर कह सकते हैं।
तो ETC, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि को प्राइम नंबर कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो उसमें 4 स्टेटमेंट्स लिखे हो सकते हैं कि दोनों प्राइम हो सकती हैं, दोनों कंपोजिट हो सकती हैं, या एक प्राइम एक कंपोजिट हो सकती हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट दिया होता है, फिर उसके बाद उसमें लिखा होगा कि 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्राइम भी हो सकती हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकती हैं, और एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकती हैं। तो बस हमें सिर्फ को प्राइम नंबर के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए, बस। अब हमें और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखें ट्विन प्राइम नंबर, तो ट्विन प्राइम नंबर की कोई हिंदी नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा हम लोग हिंदी के पीछे भगते हैं, जब भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर आप लोगों को टर्म्स इंग्लिश में याद रखने हैं, जिससे आप लोगों को याद रखने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो इनको हम ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं कि दो प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का गैप 2 का हो, ठीक है। अब जैसे दो अभाज्य संख्याएं, जैसे 3,5 है, ठीक है, तो 3,5 ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये दोनों प्राइम नंबर का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का गैप 2 का हो। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो दोनों के बीच का 2 का गैप है। अब जैसे 5,7, 5,7, तो 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो इसमें कंडीशन है कि दोनों प्राइम होनी चाहिए। अब देखो 3,5 इसमें भी लिखा था, तो 3,5 को प्राइम भी बोले थे। अब यहाँ पर हम लोग 3,5 को ट्विन प्राइम नंबर बोल रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन सिर्फ ये है कि दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF 1 हो, ठीक है, बस उसको उतनी ही डेफिनेशन याद रखनी है। इसमें ट्विन प्राइम नंबर में क्या है कि दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का गैप 2 का हो, तो वो दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब दोनों प्राइम नंबर होनी चाहिए, ये कंडीशन इसमें मैंडेटरी है। तो इसमें दोनों प्राइम होना चाहिए। अब जैसे 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, लेकिन दोनों के बीच का गैप का 2 का है, तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हम इन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर कह सकते हैं। अब जैसे 7,9 ले लें, ठीक, तो इसमें भी तो 2 का गैप है, 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है। तो क्या ये हम लोग इसको कह सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 को तो प्राइम नंबर कह सकते हैं, लेकिन 9 थोड़ी ना प्राइम नंबर है। 9 प्राइम नंबर है, 9 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए बस हमें इतना याद रखना है कि ट्विन प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जो दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का गैप 2 का हो, ठीक है। अब जैसे 3,5 है, तो 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, दोनों के बीच का गैप का 2 का है। अब 5,7, तो 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। 9,11, 9 तो प्राइम है, 9 भी प्राइम नहीं है, लेकिन 11 प्राइम है। 9 क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भले ही इसमें 2 का गैप है, लेकिन एक प्राइम है, एक कंपोजिट है। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक। अब जैसे 11 और 13 का है, तो 11 में 2 जोड़ते हैं तो 13 आ जाता है, तो दोनों के बीच का गैप 2 का है, लेकिन ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो इसको हम कह सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर। आई होप आप लोगों को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? आप लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन परफेक्ट नंबर शायद आप लोग बहुत ही कम सुने होंगे, या फिर आज से पहले शायद आप लोग इसकी डेफिनेशन भी नहीं जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि हर कोचिंग में बताया भी नहीं जाता है, ठीक है ना, हर टीचर इसको ज़रूरत समझता है, लेकिन पेपर में आ जाता है तभी जाके बच्चे समझते हैं कि हम लोग ने पढ़ा ही नहीं, ये नया क्वेश्चन आ गया। नया क्वेश्चन कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट छुड़वा दिए जाते हैं, जिससे बाद में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो लड़के समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दूसरा होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसे कहते हैं कि जिनका अंडर रूट लेने से हमें एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाए, उसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसका अंडर रूट लें और वो रूट हट जाए, मतलब एक नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ परफेक्ट नंबर दिया गया। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? अब इसकी हम लोग हिंदी में डेफिनेशन समझेंगे तो वो आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए हमने इसमें इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है। इंग्लिश से आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा और इसमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को इसके मेन मतलब क्या है इसका मैं आप लोगों का भी समझा दूंगा, ठीक है। इसको एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स
एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर देन इट इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। मतलब यदि फैक्टर्स का सम एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, उस संख्या को छोड़कर, इज इक्वल टू दैट नंबर, उस संख्या के बराबर हो, देन इट इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर, तब इसे हम एक परफेक्ट नंबर कह सकते हैं। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब जैसे एक 6 है, ठीक है, तो 6 का हमें लोग इसको फैक्टर निकालेंगे। तो 6 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है, ठीक है। तो 6 का हमने फैक्टर लिख लिया और उसके बाद अगर हम 6 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो ये जो 6 है वही संख्या को हम छोड़ दें, बाकी जो फैक्टर हैं उनको अगर हम ऐड कर दें, इन सभी तीनों संख्याओं को हम लोग अगर ऐड कर दें और ऐड करने के बाद ये तीनों फैक्टर को ऐड करने के बाद अगर यही संख्या आ जाए तो हमारी परफेक्ट नंबर है। अब इनको हम ऐड करें, 3 2 5 5 1 6, तो क्या इस 6 के बराबर आ रही है? तो हाँ ये आ रही है, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर है। लेकिन हमें फैक्टर लिखने में वो संख्या को नहीं लिखना है, या तो हम इसको अवॉइड कर दें कि हमें फैक्टर लिखने हैं लेकिन जिस संख्या का फैक्टर लिख रहे हैं तो उस संख्या को नहीं लिखना है, तो उनके फैक्टर्स का सम अगर वही संख्या आ जाए तो हमें उस संख्या को परफेक्ट नंबर कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे हम लोग 28 देख लें, ठीक, 28, तो 28 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, ठीक, 3 तो होता नहीं है, 4 होता है, 4 होता है, उसके बाद क्या होता है? 7 होता है, फिर 14 होता है, फिर 28 होता है, ठीक। तो 28 होता है तो हमें 28 का निकालना है, तो 28 को तो हमें लेना नहीं है, इसको तो हम बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। अब उसके बाद अगर इनका सम 28 के बराबर आ जाएगा तो ये भी परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 4 7, 7 7 14, 14 14 14 28, तो 28 के बराबर आ गए तो हमारे एक परफेक्ट नंबर है। तो 6 भी परफेक्ट नंबर है, 28 भी परफेक्ट नंबर है। उसके बाद ये कुछ गिने चुने परफेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है, तो इनको हमें याद करना ही होगा। इनका ना तो कोई फार्मूला होता है ना कोई ट्रिक होती है, ठीक है। ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमें इनको याद अगर रहेंगे तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे। और बाकी ऐसे हम लोग इतना सोच नहीं सकते हैं कि कौन कौन परफेक्ट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है, एक 6 होता है, एक 28 होता है, एक 496 होता है, 81 28 होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं परफेक्ट नंबर। लेकिन इनके बीच में देखो गैप, एक 6 है, उसके बाद फिर 28 आया, 28 के बाद 496 आया, 496 के बाद 8128 आया। मतलब बहुत ही कम, मतलब बहुत ही गिने चुने होते हैं जो नंबर, जो परफेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है। तो बस परफेक्ट नंबर की यही एक क्वालिटी है कि बहुत ही कम होते हैं। पहली बात तो ना तो इनका निकालने का कोई फार्मूला होता है ना कोई ट्रिक होती है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर वही होता है जो उसके फैक्टर्स का सम उस संख्या के बराबर हो, परंतु वो संख्या फैक्टर्स में ली ना गई हो, ठीक है, इंक्लूड ना हो, एक्सक्लूड हो, उसको छोड़ करके अन्य सभी फैक्टर्स का सम उसी संख्या के बराबर अगर आ जाता है तो हम उस संख्या को परफेक्ट नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो बस गिने चुने परफेक्ट नंबर होते हैं, जैसे 6 हो गया, 28 हो गया, 496 हो गया, 8128 हो गया, ठीक है। तो बस ऐसे ही हम लोग के कुछ होते हैं परफेक्ट नंबर्स, तो हमें इनको जरूर याद रखना है क्योंकि यही पेपर में पूछे जाते हैं। बस यही, इन्हीं के बीच में कोई ना कोई आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा कि निम्न में से कौन सा परफेक्ट नंबर है, तो आप लोगों को अगर याद है तो आप लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग ये भी इनसे बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज रहते होंगे, ठीक है, कि इवन का ऑड से मल्टीप्लाई करें, ऑड का इवन से मल्टीप्लाई कर, ऑड में ऑड को जोड़ें, तो इनमें लड़का बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। तो इनको समझने के लिए हम लोग इसको पहले ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कैसे इसको याद रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे तो अभी तो याद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आधा एक घंटे बाद हम लोग भूल जाएंगे। तो इसको हम बाद में बिना भूलें लंबे समय तक याद रखें, उसके लिए हम लोग इसको पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको याद करने का एक ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। अब जैसे ऑड इंटू ऑड बराबर ऑड होता है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन क्यों होता है इसको समझने के लिए अगर हम ऑड में अगर 3 ले लें, ठीक, फिर एक कोई ऑड ले लें, तो इसमें ले लें 5 ले लें, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो इसमें ऑड हमने लिया, ये भी ऑड लिया, क्या आ गया? ऑड। तो हमारा ऑड इंटू ऑड बराबर ऑड हो गया। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि इसमें ऑड आओगे तो सब में ऑड नहीं आएगा। कोई भी संख्या अगर देखेंगे, कोई भी संख्या आप लेंगे, अब जैसे 1 गुणते 1 लेंगे तब भी 1 आ जाएगा, 3 गुणते 3 लेंगे तब भी 9 आएगा। तो आप हमेशा देखेंगे कितने भी क्वेश्चन, कितने भी
संख्याएं मान लें, अगर दोनों ऑड हैं तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा ऑड आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पहला वाला तो समझ में आ गया होगा। सिर्फ आप लोगों को सिर्फ अभी समझना है कि सच में होता है कि नहीं होता है, ठीक है, फील करना है, उसके बाद याद कैसे रखना है वो बात की बात है। अब जैसे इवन का मल्टीप्लाई इवन से करेंगे, तो इवन में हम लोग पहले कोई भी संख्या एज्यूम कर लेते हैं। तो इवन में हम लोग 2 मान लिया, ठीक है, दूसरी इवन में 4 मान लिया, तो 4 दूनी 8, ठीक, तो 8 हो गया। तो ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो इवन का मल्टीप्लाई करने से इवन आ रहा है, और अभी हम लोग ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से कर रहे थे तो ऑड आ रहा था। अब जरूरी नहीं कि यही संख्या से आए, सब संख्या से आएगा, कोई भी संख्या मान लो 14 गुणते 6 मान लो, ठीक, ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो अगर ये भी इवन आ रहा है तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो 14 28 14 14 56 54 70 चौछंग 84, ठीक है। तो ये भी एक इवन नंबर है। तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो इवन का मल्टीप्लाई अगर इवन से करेंगे तो हमारा इवन आता है, और ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड से तो ऑड आएगा। तो हमें इसमें तो शायद आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपको याद रखना है कि इवन का इवन से करेंगे तो इवन आएगा, ऑड का ऑड से करेंगे तो ऑड आएगा। तो इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ओ ओ ओ ई, ठीक, किसी भी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये दो तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप लोगों को सिर्फ मल्टीप्लाई याद रखना है। मल्टीप्लाई में सेम नंबर हो, ऑड हो तो ऑड आएगा, इवन हो तो इवन आएगा, ठीक है। अब इसमें एक ये होता है कि इवन का मल्टीप्लाई ऑड से करें या ऑड का मल्टीप्लाई इवन से करें तब क्या आता है। तो अगर दोनों डिफरेंट हैं तो हमेशा इवन आएगा, ठीक है। या इवन का मल्टीप्लाई ऑड से करें या ऑड का मल्टीप्लाई इवन से करें तो हमेशा हमारा इवन आएगा, ठीक। अब जैसे समझने के लिए, जैसे ऑड में 1 ले लें, इवन में 2 ले लें, तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या आ गया, इवन आ गया। अब ऑड में 5 ले लें, इवन में 4 ले लें, 5 को 20, ठीक, कुछ भी ले लें, कितनी भी संख्या हम लोग एज्यूम कर लें, तो अगर ऑड का मल्टीप्लाई इवन से करेंगे तो हमेशा हमें इवन मिल रहा है। देखो इवन मिल रहा है। या अब जैसे इवन कोई संख्या मान ले, इवन 4 मान ले, ऑड मान ले 3 मान ले, 4 3 12। अभी यहाँ पर हम पहले ऑड ले रहे थे, फिर इवन ले रहे थे, अब इवन ले रहे हैं, फिर ऑड ले रहे हैं, फिर भी हमारा क्या आ रहा है 12। तो मतलब इवन मिल रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली हमें इवन मिल रहा है। तो बस हमें याद रखना है कि अगर दोनों संख्याएं डिफरेंट है मल्टीप्लाई में तो हमेशा हमें इवन मिलेगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई में 3 कंडीशन होती हैं, तो सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसमें हमें ऑड मिलता है। ऑड कब मिलता है, जब दोनों ऑड होते हैं। बाकी दोनों डिफरेंट हों मल्टीप्लाई में या दोनों इवन हो तो हमें इवन ही मिलेगा। तो आई होप ये तीनों तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसमें प्लस माइनस वाले में देख लें। अभी तक यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में देख रहे थे, ऑड का मल्टीप्लाई करने से ऑड आ रहा था, लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। ऑड में ऑड जोड़ेंगे या ऑड में ऑड घटाएंगे तो इवन आएगा। अब इसको हम याद रखें, इससे अच्छा हम लोग कोई भी संख्या अज्यूम करके देख लें। अब जैसे ऑड में 3 ले लें, फिर ऑड 1 ले लें, ठीक। तो 3 1 क्या हो गया, 4 आ गया। तो 4 क्या इवन नंबर है। यहाँ पर ऑड ले रहे थे लेकिन यहाँ पर इवन आ रहा है, तो हम ऐड करने में तो हमें आ रहा है कि ऑड में ऑड जोड़ने से इवन मिल रहा है। उसके बाद अगर घटा के देख लें, ठीक, तो ऑड में ऑड घटाएंगे तो भी क्या आएगा, 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये भी क्या है, इवन है। तो हम ऑड में ऑड जोड़ें या ऑड में ऑड को घटाएं तो हमेशा क्या मिल रहा है, हमको इवन मिल रहा है। तो पहला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब दूसरा, इवन में इवन को जोड़ें या इवन में इवन को घटाएं तो हमें क्या मिल रहा है, इवन। अब इवन में कोई भी संख्या मान लो 2, दूसरा इवन में क्या 2 ही मान लो, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम इवन इवन इवन, ठीक है। तो इवन में इवन को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। अब घटाने में देख लें, तो इवन को मान लें जैसे 4, ऑड को मान लें 2, घटा दें तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो क्या आ गया, इवन आ रहा है। दोनों में कंडीशन में इवन आ रहा है। तो हमें याद रखना है कि इवन में इवन को जोड़ें या इवन में इवन को घटाएं तो हमेशा हमको इवन प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें जब दोनों डिफरेंट हों तब क्या मिलता है, जैसे ऑड मान लें 5, ठीक, और ऑड मान लें 1, तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जैसे ऑड मान लें 5, इवन मान लें 1, लेकिन अब घटा दें तो 5 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो दोनों कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं। एक ऑड ले रहे हैं, एक सॉरी यहाँ पर इवन लेना है, एक ऑड एक इवन लेना है। तो 5 2 7, ठीक, 5 2 7, 5 2 7।
तो 5 और 2 ले लेंगे तो 5 2 7 आ रहा है ना, ठीक। और 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ऑड में इवन जोड़ रहे हैं तो ऑड आ रहा है, ऑड में इवन घटा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो मतलब आप लोगों को समझना ये है कि अगर ऑड ऑड है तो इवन आएगा, इवन इवन है तो इवन आएगा, ऑड इवन है या इवन ऑड है तो हमेशा ऑड आएगा, ठीक। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक। अब हम लोग को याद कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए हमने आप लोगों को बोला था कि मल्टीप्लाई में सिर्फ एक कंडीशन होती है जब ऑड आता है, इसमें भी प्लस माइनस में भी एक कंडीशन जब ऑड आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कब ऑड आता है, जब दोनों सेम होते हैं। मल्टीप्लाई में जब ऑड ऑड होते हैं तब ऑड आता है, इसमें प्लस माइनस में केवल ऑड वाली कंडीशन कब होती है, जब दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है। बाकी प्लस माइनस में कोई भी कंडीशन है हमेशा में इवन मिलेगा। सिर्फ एक कंडीशन हमें याद रखनी है, अगर प्लस या माइनस की बात करें तो किस में ऑड आएगा, जब दोनों डिफरेंट हों, ठीक। जोड़ने घटाने में दोनों डिफरेंट हों तभी हमें ऑड मिलेगा, प्लस माइनस करने में, प्लस करें या माइनस करें। तो हमें एक याद रखना है, बाकी तो अपने आप कोई भी आएगा हमें इवन लिख देना है आंख बंद करके। अब दूसरी कंडीशन में ऑड कब आता है, दूसरी कंडीशन में मल्टीप्लाई में केवल हमें इतना याद रखना है कि मल्टीप्लाई में ऑड तभी आ सकता है जब दोनों ऑड होंगे, ठीक। तो हमें इसमें याद रखना है। बाकी हमें कोई भी कंडीशन दे दी जाएगी जब, तो हम वहाँ पर हमेशा हम इवन लिखेंगे, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखना, ठीक। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग पेपर दे चुके होंगे तो आप लोग कंटेंट देखना, सिर्फ कंटेंट कि पेपर जो मैं बता रहा हूँ वो कंटेंट क्या है आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फालतू कंटेंट नहीं मिलेगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बस सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट दूंगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये पेपर में, ये सारे पेपर में आए हुए हैं, आप लोग सर्च करके देख लेना। और एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं, ठीक है, वेरियस एग्जाम्स में। तो हम लोग पहले समझेंगे थ्योरी वाले क्वेश्चन, ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इनकी लैंग्वेज समझने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए इन क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए हमें इनको अच्छे से रीड करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक। तो इसमें गलत कथन छांटना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य है, ठीक। और बी ऑप्शन दिया हुआ है 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। और सी दिया हुआ है यदि P और Q सम है, ठीक है। यहाँ पर सम है मतलब जो P गुणते Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे, ठीक। और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा सही है आप लोग सोचना, फिर उसके बाद पता करना कि मैंने जो सोचा वो सही था कि गलत था, ठीक है। तो इसमें हमें गलत कथन छांटना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य है। तो मतलब एक क्या, भाज्य का मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, ठीक। तो एक की बात कर रहा है, एक क्या है, तो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होते हैं कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। और प्राइम नंबर होते हैं ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। तो एक जो होता है उसके ना तो 2 फैक्टर होते हैं ना तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, क्योंकि एक का केवल फैक्टर 1 होता है। तो ना तो ये कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आता है ना ही प्राइम नंबर की श्रेणी में आता है। तो इसलिए हम एक को कहते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर। मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया भी था कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अब दूसरा ऑप्शन देख लें कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक हो। तो क्या ये सही है? मैंने आप लोगों को जब इंटीजर पढ़ाया था, ठीक है, इंटीजर पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में,
जब इंटीजर पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर बताया था, पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4 5 से लेकर डैश डैश। ठीक, और निगेटिव इंटीजर बताया था मैंने -1 -2 -3 डैश डैश लेके माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है ये नंबर लाइन 0 -1 -2 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक 1 2 ऐसे होता है। तो इसके पार्ट ये जीरो के इधर वाले तो हो गए निगेटिव इंटीजर में, और जीरो को उधर वाले पॉजिटिव इंटीजर में हो गए। तो हमारे पास बचा क्या? जीरो। आई इंटीजर के पार्ट में ये तो डिवाइड हो रहा है, तो जीरो कहीं चला थोड़ी ना जाएगा। निगेटिव वाले निगेटिव इंटीजर ले गया और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इंटीजर ले गया, तो हमारे पास क्या बचा? जीरो बचा। तो हम लोगों ने वहाँ पर नीचे लिखा था कि जीरो इज नाइदर इंटीजर इंटीजर तो होता है जीरो, लेकिन जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। मैंने आप लोगों को ये बताया था। ठीक है, आप लोगों को अगर ना याद हो तो आप लोग क्लासिफिकेशन आप नंबर से में चले आना, वहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, तो जीरो इंटीजर तो होता है, लेकिन वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। इसलिए हम जीरो को कहते हैं कि ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब दूसरा भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमें कथन कौन सा छांटना है? असत्य कथन छांटना है कि गलत कौन सा है। ठीक, अब ऑप्शन सी में आते हैं। ठीक, ऑप्शन सी दिया हुआ है, यदि P और Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। मतलब जो P है और Q है बराबर हमें मिल रहा है इवन। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि जो P होगा वो हमेशा इवन होगा और Q होगा हमेशा इवन होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब हमेशा की बात कर रहा है, हमेशा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम लोग लिख दें ऑड इंटू इवन लिख दें तो क्या इवन नहीं आएगा? हम जैसे ऑड में लिख दें 3 और इवन में लिख दें 4, तो 4 3 12, ये भी तो इवन आ रहा है। हमने यहाँ पर तो दोनों इवन लिया नहीं, फिर भी हमें इवन मिल रहा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यदि दोनों P और Q का मल्टीप्लाई इवन आ रहा है तो दोनों इवन ही होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था जब मल्टीप्लाई वाला, इसके पहले ही बताया मैंने कि जब मल्टीप्लाई में केवल ऑड वाला एक होता है। कौन होता है? जब दोनों ऑड होते हैं। बाकी अगर इवन आ रहा है, अगर बराबर में इवन आ रहा है तो दोनों इवन हो सकते हैं या फिर एक ऑड और एक इवन हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो हमेशा दोनों सम होंगे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमेशा क्यों हो सकता है सम? एक सम एक विषम भी तो हो सकता है, तब भी तो सम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला कथन असत्य है। और √2 इज अपरिमेय संख्या, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर। ये तो बिल्कुल हम लोग को पता ही है, हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए ये वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही कठिन होते हैं। पहली बात तो थ्योरी बेस्ड होते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो हमें हर एक अप्रोच से क्वेश्चन को हल करना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके हम क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, या तो एक प्राकृतिक संख्या होगा या तो एक अपरिमेय संख्या होगा। अब ये थोड़ा हमको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में कम होते हैं। इसलिए प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, परिमेय का मतलब रेशनल, अपरिमेय का मतलब इरेशनल। ठीक, ये हो गया नेचुरल और ये हो गया इरेशनल। ठीक है, तो रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, हमें ये सब पता होना चाहिए कि हिंदी का ये जो हिंदी है उसका मतलब क्या होता है। अब कहीं √n एक प्राकृतिक संख्या, तो नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट तक, तो नेचुरल नंबर ये है। अब कहीं रहा यदि n एक नेचुरल नंबर है, अरे स्मॉल ही n ले लें। ठीक है, तो कहीं रहा स्मॉल n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो √n क्या होगा? तो √n क्या होगा? तो √n की वैल्यू कोई भी पुट करें, तो √n की वैल्यू अगर 3 पुट करें तो हमारा क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है। अगर रूट की वैल्यू 4 पुट करें
तो 2 आ रहा है, 2 का मतलब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर हो गया। और रेशनल नंबर के पार्ट होता है नेचुरल नंबर, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर होता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है रेशनल नंबर का। उसके बाद उसका एक छोटा सा पार्ट होता है नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होगा वो तो हमेशा रेशनल नंबर होगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि जो सब रेशनल नंबर है वो सब नेचुरल नंबर होंगे। इसका एक छोटा सा पार्ट होता है नेचुरल। तो जो नेचुरल होगा वो तो रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन जो रेशनल होगा वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता हमेशा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि रूट 3 ले रहे हैं तो रेशनल आ रहा है, 4 ले रहे हैं तो रेशनल इसको कह सकते हैं और इसको नेचुरल भी कह सकते हैं, क्योंकि 2/1 लिख देंगे तो रेशनल हो जाएगा, क्योंकि रेशनल का ही पार्ट होता है नेचुरल। तो अब 2 को नेचुरल नंबर तो कहते ही हैं। तो हमें 3 लेने से इरेशनल आ रहा है, 4 लेने से नेचुरल नंबर आ रहा है। तो है तो दोनों 3, 4 नेचुरल नंबर ही है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमेशा एक प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल आता है, हमेशा नेचुरल थोड़ी ना आता है, इरेशनल भी तो आता है। तो इसका मतलब ये तो पूरी कंडीशन को संतुष्ट कर नहीं रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब कह रहा है हमेशा एक परिमेय संख्या आता है, परिमेय का मतलब रेशनल नंबर कह रहा है हमेशा आता है। क्यों रेशनल हमेशा आता है भाई, ये इरेशनल भी तो आता है। जब 3 ले लेंगे तो इरेशनल आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब कह रहा हमेशा एक अपरिमेय संख्या आता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो अपरिमेय आता है लेकिन रेशनल भी तो आता है, नेचुरल भी तो आता है। नेचुरल तो आता है जब भाई 4 ले लें या 9 ले लें, 9 भी तो नेचुरल होता है। 9 ले लें तो 9 का मान √9 का मान 3 होता है। तो 3 क्या नेचुरल नंबर नहीं है क्या? इरेशनल नंबर थोड़ी ना है 3। तो इरेशनल नंबर और नेचुरल नंबर कह दे तो सही है, लेकिन केवल इरेशनल कह रहा है तो ये संतुष्ट पूरी नहीं कर रहा है, क्योंकि इरेशनल नंबर भी तो होता है, नेचुरल भी तो होता है। तो इसका मतलब ये भी पूरी कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जब तक अगर इसमें लिखा है हमेशा होता है, हमेशा का मतलब पूरी कंडीशन हमें फॉलो करनी चाहिए, पूरी संतुष्ट करना चाहिए, पूरी कंडीशन को संतुष्ट करेगा तभी जाके हम टिक करेंगे। एक कंडीशन को फॉलो करने से कोई ऑप्शन सही नहीं हो जाता है। अब डी नंबर कह रहा है या तो एक प्राकृतिक संख्या है या तो एक अपरिमेय संख्या है। अब 3 लेने से अपरिमेय संख्या आ रही है और 4 लेने से परिमेय संख्या आ रही है। परिमेय का मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आ रही थी। ये दोनों कंडीशन बता रहा है कि या तो नेचुरल होगा या तो इरेशनल होगा, या तो नेचुरल होगा या तो इरेशनल होगा। ये दोनों कंडीशन को बता रहा है, तो ये जाके हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये पूरा संतुष्ट कर रहा है, पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, पूरे पॉइंट को बता रहा है। तो ये पूरा हमारा संपूर्ण आंसर दे रहा है, तो ये जाके हमारा सही हो जाएगा। ये तो आधा आंसर दे रहा है, तो आधा आंसर देने से थोड़ी आंसर सही होता है। जब तक उस कंडीशन को पूरा फॉलो नहीं करेगा तब तक हमारा वो आंसर सही नहीं हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जैसे 3 नंबर दिया हुआ है कि यक्स का मान निकालिए, मतलब जिसके लिए यक्स कामा 1 और यक्स कामा 3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को 2 पॉइंट बताता हूं। ठीक, 2 पॉइंट कौन से हैं? प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर से रिलेटेड 2 हमें यूनिक पेयर याद रखना है, 1, 2, 3 और 5 का। एक दूसरा पेयर याद रखना है 3, 5 और 7 का। इसमें खासियत क्या है? इन दोनों पेयर में यूनिक पेयर इनको बोलते हैं, यूनिक पेयर। प्राइम नंबर में यूनिक पेयर बोलते हैं इसको। यूनिक पेयर केवल 2 होते हैं। इसमें कितने का ऐड हो रहा है? 1 हो रहा है। इसमें कितना ऐड हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है। इसमें कितना ऐड हो रहा है? 2 हो रहा है। इसमें कितना ऐड हो रहा है? 2 हो रहा है। ठीक है, तो लगातार 2 ऐड हो रहा है, तो हमें 3 संख्याओं का एक पेयर मिल रहा है। तो वो और तीनों प्राइम नंबर है। 3 में 2 जोड़ो तो 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ो तो 7 आ गया। तो क्रमागत भी हैं 2-2 के गैप में, और तीनों प्राइम भी हैं। तो ये एक यूनिक पेयर हो गया। और एक कह देगा कि एक में 1 का अंदर हो और दूसरे में 2 का अंदर हो, मतलब 2 भी एक प्राइम है, 3 भी है, 5 भी है प्राइम। 2 में 1 जोड़ने से 3 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ने से 5 आ रहा है। तो एक होता है पेयर कि पहले 1 जोड़ने से और दूसरे में 2 जोड़ने से, और तीनों संख्याएं अगर प्राइम नंबर मिलती हो तो उसका केवल एक ही पेयर पॉसिबल है, वो 2, 3, 5 का। अगर कह दे कि दोनों
में दो दो ऐड किया जाए और तीनों जो संख्याएं हो पेयर, तीनों संख्याओं का जो पेयर हो वो प्राइम नंबर हो, तो उसका भी एक पेयर होता है 3, 5, 7 का। ठीक है, तो ये दो पेयर हमें यूनिक पेयर कहते हैं, इनको हमें याद रखना है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ये हमने समझ लिया। अब इसको समझ लिया, अब क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसमें कह रहा है कि यक्स का मान निकालिए जिसके लिए यक्स, यक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें एक्स में 1 जोड़ा जा रहा है और यक्स प्लस 1 में 2 जोड़ा जा रहा है, तो एक्स प्लस 3 आ रहा है। मतलब यक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 दिया हुआ है और ये तीनों कह रहा है कि क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसमें 1 जोड़ा जा रहा है और इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है। तो ये वाला पेयर, अब तीनों प्राइम नंबर है तो पेयर तो एक ही पॉसिबल है ना, 2, 3 और 5 वाला, क्योंकि 2 से 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो पेयर तो एक ही पॉसिबल है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कह रहा हम यक्स का मान निकालिए, तो अब यक्स का मान किसी से भी निकाल लें, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब 5 एक्स प्लस 3 के बराबर है, अब किसी से भी निकाल लेंगे। एक्स बराबर इससे 2 निकाल रहा है, इससे अगर हम इससे निकालें तो यक्स प्लस 1 बराबर कितना है, 3 है, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे भी आ गया। अब तीसरे से निकाल लें, यक्स प्लस 3 बराबर कितना है, 5 है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ गया ना। तो हमें अगर कह दे कि x का मान क्या होगा, यदि x प्लस 1 x प्लस 3 तीनों एक प्राइम नंबर हो तो उसका मान 2 होगा, क्योंकि x का मान जब 2 रखेंगे तभी 2, 3, 5 का बन पाएगा ना, क्योंकि हमें दिया है x प्लस 1 और x प्लस 3, तो जब x का मान 2 रख देंगे और इसमें 2 रख देंगे तो इसमें 3 आ जाएगा, और इसमें 2 रख देंगे 3, 2, 5 हो जाएगा। तो यही एक यूनिक पेयर तो होता है 2, 3, 5 का, जिसमें 1 का गैप और 2 का गैप हो और तीनों प्राइम नंबर हो, तो एक ही पेयर पॉसिबल होता है। तो यक्स का मान पूछ रहा है, तो यक्स का मान क्या होगा, 2, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, 2। अब एक तो ये हो गया, और इसी में एक क्वेश्चन अगर कह दे कि ये तीनों प्राइम नंबर हो तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अब x की पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, हमारे पास x का मान क्या आया है, 2 आया है ना, आया 2 है। तो अगर कहीं दे x का मान क्या होगा तो 2 होगा। अगर कहीं दे x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो x की पॉसिबल वैल्यू केवल एक ही हो सकती है ना, केवल क्या, वो भी 2। अगर कहीं दी x की पॉसिबल वैल्यू तो 1 होगी, क्योंकि x का मान एक ही तो रख सकते हैं, वो भी कौन सा, 2। जब 2 रखेंगे तभी जाके तीनों संतुष्ट करेंगे, क्योंकि एक ही पेयर पॉसिबल होता है, उसमें 2 रखेंगे तभी तीनों जाके प्राइम नंबर बन पाएंगी। तो पॉसिबल वैल्यू 1 होगी। अगर कहीं दी x का मान क्या होगा, तो x का मान 2 होगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर कहीं दी x का मान क्या होगा तो हम 2 रखेंगे, अगर कहीं दे x की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी तो 1 होंगी। ठीक है, क्योंकि 2 के अलावा और कुछ भी रखेंगे तो हमें ये आंसर सही नहीं निकल पाएगा, तीनों अभाज्य संख्या नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पॉसिबल पेयर एक ही होता है, यूनिक पेयर एक ही होता है प्राइम नंबर में, जिसमें 1 जोड़ें फिर 2 जोड़ें और तीनों प्राइम नंबर हो, तो एक पॉसिबल पेयर होता है। और x का मान सिर्फ 2 ही रखने से इसमें तीनों प्राइम नंबर बन सकती हैं। तो पॉसिबल वैल्यू 1 और x का मान 2। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कही ना, यदि n² - 33 और n² - 31 और n² - 29 अभाज्य संख्या है तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है, जहां n एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें n - 33, n - 31, n - 29 कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पर 33 है, 33 में 2 घटाओ 31, 31 में 2 घटाओ 29। लेकिन अब इसमें कहीं घटाओ, उसमें जोड़ने वाला पेयर आपने बताया था। तो भैया अगर 4 है, 4 में अगर 3 घटा रहे हैं, फिर उसके बाद 4 में 2 घटाओ 1 घटा रहे हैं, तो 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ज़्यादा घटाएंगे तो कम आएगी वैल्यू, कम घटाएंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो अगर घटा ज़्यादा रहे हैं तो वैल्यू छोटी आएगी, अगर कम घटा रहे हैं तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इसी में भाई घटा रहे हैं 33 और इसमें 31 घटा रहे हैं, तो बड़ी तो मान ये होगा, क्योंकि जितना कम घटाएंगे उतनी बड़ी वैल्यू होगी। तो इससे बड़ी ये होगी और इससे बड़ी ये होगी, क्योंकि इसमें 31 घटा रहे हैं, इसमें 29 घटा रहे हैं। लेकिन गैप कितने कितने का है, गैप कितने कितने का है, इसमें 33 का है, इसमें 31 है, इसमें 29 है, तो इसमें 2 का गैप है कि नहीं, 2 का
गैप 2 का है क्योंकि इसमें 33 घटा रहे हैं तो ये छोटी वैल्यू होगी। उसके बाद +2 करेंगे तो 31 घटाने से आएगी, और इसमें +2 करेंगे तो 29 घटाने से आएगी। तो इसकी एक ही पॉसिबल वैल्यू होती है जब 2 ऐड करने से, और तीनों प्राइम नंबर हों, इसमें कहीं तीनों अभाज्य संख्याएं हों तो क्या होती है पॉसिबल पेयर, 3, 5, 7। ठीक, 3, 5, 7। और वो दिया क्या है, n² - 33, n² - 31 और n² - 29। तो बस हम किसी से भी मान निकाल सकते हैं। इसको इसके बराबर कर देंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, किसी से भी मान निकल जाएगा। n² - 33 बराबर 3 करेंगे तो n² बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, +-6 आ जाएगा। इससे निकालेंगे n² - 31 बराबर 5, तो n² बराबर 36, तो n बराबर +-6। अब इसको बराबर करेंगे n² - 29 बराबर 7, तो n² बराबर 36, तो n बराबर +-6। तो n का मान किसी से भी निकाल लेंगे। तो हमारा n का मान क्या आ रहा है, +-6। तो इसमें क्या है, ऑप्शन देख के 6 टिक करके चल देंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर कही रहा है कि n, इसमें कही रहा है कि n का मान थोड़ी ना बताने के लिए बोला है, इसमें कही रहा है n के संभावित मानों की संख्या। तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या है, एक प्लस का 6 एक माइनस का 6 है। तो पॉसिबल वैल्यू कही रहा है ना, तो उसमें केवल 2 ऊपर वाले क्वेश्चन में केवल 2 आ रहा था प्लस का, तो उसमें पॉसिबल वैल्यू केवल 1 थी। लेकिन इसमें तो पॉसिबल वैल्यू 2 है ना। n की पॉसिबल, n का मान क्या आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है और माइनस का 6 आ रहा है। तो पॉसिबल वैल्यू तो 2 है, पॉसिबल वैल्यू 2 है। तो इसमें कही रहा है n की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, तो 2 होंगी ना। अब ये थोड़ी ना है ये थोड़ी ना कही रहा है कि n का मान बताओ। n का मान अगर पूछ रहा होता तो 2 में कोई भी आंसर दिया होता उसको टिक कर देते। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मान देख के हम टिक कर देंगे, उसमें पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, n का मान थोड़ी ना पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा 80% लड़के ऐसी गलती करके चले जाते हैं, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन को पहले समझना है कि पूछ क्या रहा है, तब जाके आंसर देना है। तो n का मान आ गया प्लस का 6 माइनस का 6, अगर पॉसिबल वैल्यू कही देगा तो 2 हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लाऊंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और जो समझने लायक होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट देता रहूँगा, और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों की स्टडी में बहुत ही ज़्यादा सहायता होने वाली है। मैं आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी दूंगा, जिससे आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में इम्प्रूव मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर पढ़ाई से रिलेटेड हो, अगर किसी का बैच ना हो, आपको पढ़ना हो, आपके पास पैसे ना हो, तो किसी का भी बैच चाहिए, किसी भी टीचर का अगर पढ़ ना पा रहे हो तो बताओ, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।